नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे इंस्पायर स्टोरी का। आज हम बात कर रहे हैं खुद पर ध्यान कैसे मिला। एक ऐसी कहानी जो आपको दिल को छू जाए। सुंदरनगर नाम का एक छोटा सा कस्बा, उसी कस्बे में आरब नाम का एक लड़का था। आरब होशियार था, मेहनती था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वो हमेशा इस बात का चिंता करता कि लोग क्या कहेंगे। आरब को बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। वह कविताएं लिखता, कहानियां गढ़ता और अपने मन की जो दुनिया थी वो कागज पे उतार देता था। जब भी वो अकेला होता, उसकी डायरी उसके एक सबसे अच्छे दोस्त की तरह होता। लेकिन उसका अपना भी शौक दुनिया से छुपा कर रखा। उसके पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने। लोग का कहना वो बहुत मानता था, क्योंकि उसके हिसाब से वही एक सुरक्षित भविष्य था। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे, अरे आरफ, जो कविता लिखता है, कविताओं से पेट नहीं थे। लोगों की बात सुनकर आरफ का आत्मविश्वास डगमगा जाता था। उसे लगता था कि शायद वो सही कर रहे हैं। लोग पढ़े लिखे में भलाई है, भला क्या भविष्य है। इसी डर से उसे अपनी डायरी को बॉक्स में दबा कर रख दिया और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए किताबों में सिर खपाता रहा। दिने बीत रहे थे, आरब पढ़ने तो रहा था, लेकिन उसका मन खुश नहीं। उसे हर पल एक खालीपन महसूस होता। वह उन छात्रों को देखता जो वाकई में इंजीनियरिंग का सपना देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी। आरब की आंखों में वह चमक नहीं थी, बस एक बोझ जो दूसरों की उम्मीद का बोझ था। एक दिन हताश और परेशान होकर वह कस्बे से बाहर नदी के किनारे जा बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसके कंधे पर किसी के हाथ रखे। उसने मुड़कर देखा तो गांव के एक बुजुर्ग, जिसने सब लोग शंकर काका कहते थे, वो खड़े थे। शंकर काका एकांत प्रिय व्यक्ति थे और लोगों के उनके बारे में तह तह के बातें करते थे, लेकिन कोई उन्हें ठीक से जानता नहीं था। शंकर काका आरब से पूछते, क्या हुआ बेटा, इतना क्यों परेशान है? शंकर काका ने इस बड़े सन्नाटे से और बड़ी मुस्कान के साथ, एक छोटी सी स्माइल के साथ आरब से पूछते। आरब फपक फपक कर रोने लगता है। उसने अपनी सारी कहानी उन्हें बता दी, अपने सपने के, अपने डर के बारे में, लोगों की बातों के बारे में। शंकर काका मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा एक कहानी सुनेगा? आरब ने सिर हिलाया। शंकर काका ने कहना शुरू। एक बार एक मूर्तिकार था। उसने पत्थर की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और उसे शहर के चौराहे पर रख दिया। उसने मूर्ति के नीचे एक तख्ती लगाई और जिस पर लिखा था, इस मूर्ति में आपको जो भी कमी दिखती उस पर निशान लगाते। सुबह पूरी मूर्ति निशान तक भरेगी, शाम तक पूरी मूर्ति निशान से भरेगी। किसी को नाक टेढ़ी लग रही थी तो किसी को आंख टेढ़ी लग रही थी, तिरछी लग रही थी। मूर्तिकार बहुत दुखी हुआ। अगले दिन उसने एक वैसे ही सुंदर मूर्ति बनाई और फिर उसी चौराहे पर रख दिया। लेकिन इस बार तख्ती पे लिखा था, इस मूर्ति में जो भी सुंदर दिखे उसे और बेहतर बनाने का सुझाव था। शाम तक उस मूर्ति पर
बहुत सारे निशान लग गए थे। किसी ने कहा था नाक की थोड़ी इधर होनी चाहिए, नुकीली होनी चाहिए थी। किसी ने कहा कि मुस्कान और चौड़ी होनी चाहिए थी, थोड़ी सी और मुस्कान उसके अंदर होनी चाहिए, थोड़ी सी हाथ को और घुमाना चाहिए था। शंकर काका रुके और आरव की आंखों में देखा। बेटा, तू समझा, तू चाहे कुछ भी कर ले, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर तू सबकी सुनेगा तो तुम अपनी पहचान खो दोगे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी मूर्ति है। उसे दूसरों के निशाने बनाने के लिए मत छोड़ो, उसके भरोसे मत बैठो। उसे अपने हुनर और अपनी खुशी और अपने रंगों से तराशो। उन्होंने अपनी पूरी बात की। ये जो लोग होते हैं ना, ये बदलते रहते हैं। आज जो तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, कल तुम्हारे सफलता पर सबसे ज्यादा ताली भी वही बजाएंगे। इसलिए लोग पर नहीं, खुद पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। शंकर काका की बातों ने आरव पर जादू जैसे असर किया। उसे लगा जैसे किसी ने उनके अंदर सोए हुए आत्मविश्वास को जगा दिया है। उस दिन उसने फैसला किया, वह घर लौटेगा। उसने हिम्मत करके अपने पिता से बात की। उसने कहा, पिताजी, मैं इज्जत करता हूं, लेकिन उसने कहा, पिताजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हूं। मैं एक लेखक बनना चाहता हूं। मुझे बस 1 साल समय दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। अगर मैं इस साल सफल या कुछ साबित नहीं कर पाया तो जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। उसके पिता हैरान, लेकिन उन्होंने आरव की आंखों में एक ऐसी जिद और जुनून देखा जो पहले कभी नहीं देखा, और वो मान गए। अब आरव का संघर्ष शुरू हुआ। उसने लोगों को कानाफूसी पर ध्यान देना पड़ता। जब दोस्त मजाक उड़ाते तो वह मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लेखन पर था। वह रोज पढ़ता, रोज लिखता और अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करता। उसने अपनी कहानियां और कविताओं को ब्लॉग पर और पत्रिकाओं में भेजना शुरू कर दिया। शुरू में कई बार उसकी रचनाएं अस्वीकृत हुई, लेकिन वह रुका नहीं। शंकर काका की बात उसके कानों में गूंज रही थी। खुद पर ध्यान। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक प्रतिष्ठित सकारात्मक पत्रिका ने उसकी एक कहानी छपी। फिर और एक और। लोगों ने उसके लेखक का बहुत तारीफ करना शुरू कर दिया। जिस ब्लॉग पर कुछ भी लोग आते थे, अब वहां हजारों पाठक पढ़ने वाले। 1 साल के अंत में एक बड़ा प्रकाशन में उसकी कहानियों का संग्रह छपने का प्रस्ताव रखा। 1 साल के अंत में एक बड़ा सा कंपनी वाले ने उसकी कहानी का संग्रह छापने का प्रस्ताव रखा। यह आरव के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब उसकी पहली किताब प्रकाशित हुई तो पूरे कस्बे में उसका चर्चा था। वह रिश्तेदार जो कहते थे इससे क्या होगा, अब गर्व से कहते थे, आरव जो हमारा लड़का है, हमें पता था कि यह कुछ बड़ा करेगा। वही दोस्त जो कभी उसको मजाक उड़ाते थे, चिढ़ाते थे, आज ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़े थे। उसके पिता आंखों में
उसके पिता की आंखों में गर्व थी। उन्होंने आरव को गला लगाया और कहा, बेटा तूने हमें गलत साबित कर दिया, बल्कि हमें सही रास्ता दिखाया है। आज आरव एक सफल लेखक है, लेकिन सफलता से ज्यादा वह खुश है और आत्मविश्वास इंसान है। उसने सीखा कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि दूसरों की राय आपकी हकीकत नहीं बदल सकती जब तक आप खुद इसकी इजाजत न दें। इसलिए दुनिया की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, खुद पे ध्यान दो। लोगों का कहना है वो कहते रहे, उसकी बातों पे ध्यान दो। क्या आप भी इस तरह से करते हैं? क्या आपके भी मन में कुछ और ही सपना पल रहा है जिसे आप कह नहीं पाते? अगर हाँ तो क्या, क्यों नहीं कहा? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर ऐसे कोई आपके दोस्त और परिवार में है जो मन में अपने सपनों को पाल रहे हैं और कैसे उनको कर पाए, उनकी हिम्मत, इस वीडियो को जरूर उनको शेयर कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा। साथ ही इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं कहता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, साथ ही अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मन को एक शांत और अपने सपनों की ओर बढ़े। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक